सो हेलो हाय, अभी हम लोग डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी इट। एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय एनर्जी कन्वर्जन व्हेन ए फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सडनली डिसेलरेटेड इन द टारगेट एनोड ऑफ एन एक्सरे ट्यूब। जो एक्सरेज होती हैं प्रोड्यूस होती हैं बाय द एनर्जी कन्वर्जन से व्हेन, जबकि ये फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सडनली डिसेलरेट होती है इन द टारगेट पे एंड एनोड ऑफ टारगेट, जो कि एनोड होता है उस पे एक्सरे ट्यूब पे। सो एक्सरे ट्यूब इज मेड अप ऑफ एक्सरे ट्यूब पायरेक्स ग्लास से एनक्लोज होती है। वैक्यूम होता है जिसमें कंटेन्स 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जो कि एक डायोड ट्यूब होती है। इलेक्ट्रोड्स आर डिजाइंड सो दैट इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड एट कैथोड पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो सकें, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है एंड जिसको फिलामेंट भी कहते हैं, एक्सिलरेटेड बाय हाई पोटेंशियल डिफरेंस टुवर्ड्स एनोड, और ये एक्सिलरेट होता है हाई पोटेंशियल डिफरेंस से एनोड की तरफ, जो कि एनोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और टारगेट भी इसको कहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द heated tungsten filament and accelerated across the tube by accelerating tube voltage to hit the tungsten targets and X-rays production happens। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हीट किए जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं वो बाय द हीटेड टंगस्टन। जो फिलामेंट होता है कैथोड पे वो टंगस्टन का बना होता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं एंड एक्सीलरेट होते हैं अक्रॉस द ट्यूब से टारगेट की तरफ जाते हैं, जो कि टंगस्टन का टारगेट होता है, उस पर स्ट्राइक करते हैं और उससे एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। सो दिस इज एन एक्सरे ट्यूब। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एन स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। सो दिस इज द एनोड and this is the cathode terminal and ये कॉपर का एनोड दिखा रहे हैं यहाँ पे, कॉपर एंड ये टंगस्टन का टारगेट है। इसमें टंगस्टन का कॉपर के एनोड में होता है एंड ये जो है इवैक्यूएटेड एनवलप होता है, जो कि पायरेक्स ग्लास का बना होता है एंड ये हीटेड टंगस्टन का ये फिलामेंट है एंड ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से टारगेट पे स्ट्राइक करने के लिए आ रहे हैं एंड टंगस्टन टारगेट, दिस इज द टंगस्टन टारगेट एंड इधर से विंडो होती है जिधर से एक्सरे जैसे प्रोड्यूस होकर निकलती हैं। एंड ग्लास इनक्लोजर क्या है? सो necessary to seal the 2 electrodes of the X-ray tube in vacuum। जो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं एक्सरे ट्यूब्स के, उनको सील करना नेसेसरी होता है वैक्यूम मेंटेन करने के लिए। वैक्यूम क्यों चाहिए? जो कि अलाउ करता है नंबर एंड स्पीड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंट्रोल इंडिपेंडेंटली, जिससे कि जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो बनी रहती है एंड जो नंबर्स होते हैं वो इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं एंड सीधे वो लोग फोकस्ड रहते हैं। एंड द कनेक्टिंग वायर्स मस्ट बी सील्ड इनटू द ग्लास वॉल ऑफ द एक्सरे ट्यूब, और जो कनेक्टिंग वायर होती है वो सील होती है इनटू द ग्लास वॉल ऑफ द एक्सरे ट्यूब है। सो स्पेशल alloys having approximately the same coefficient of linear expansion as Pyrex glass are generally used in X-ray tubes। जो स्पेशल एलॉयज होते हैं जैसे कि सेम कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिनका होता है, जैसे कि पायरेक्स ग्लास, आर जनरली यूज्ड इन एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब में ग्लास इनक्लोजर के लिए पायरेक्स ग्लास या जिसको बोरोसिलिकेट भी कहते हैं वो यूज़ होता है। एंड कैथोड के लिए, कैथोड क्या है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है एक्सरे ट्यूब का, इट हैज़ ए नेगेटिव चार्ज एंड इसका जो कंपोजिशन होता है इसमें फिलामेंट होता है एंड ए फोकसिंग कप होता है
जो फिलामेंट होता है विच इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एक्सरे ट्यूब। फिलामेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक्सरे ट्यूब के लिए। इसमें टंगस्टन का वायर होता है, 0.2 मिलीमीटर इसकी डायमीटर होती है, जो कॉइल्ड होता है इनटू ए वर्टिकल स्पाइरल, जो एक वर्टिकल स्पाइरल में कॉइल्ड होता है। हर 0.2 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होती है एंड 1 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। एंड द कनेक्टिंग वायर्स होती हैं इसमें। मेटेलिक फोकसिंग कफ होता है जो कि कॉपर एंड निकल का बना होता है। एंड नंबर क्वांटिटी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन इंटायरली ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो कि फ्लो करते हैं फ्रॉम द फिलामेंट टू द टारगेट की तरफ ऑफ द एक्सरे ट्यूब। So the X-ray tube current is measured in milliampere. 1 milliampere is equal to 0.001 ampere, and it refers to the number of electrons flowing per second from the filament to the target. और ये रेफर करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो कि फ्लो करते हैं पर सेकेंड में फ्रॉम द फिलामेंट से टारगेट की तरफ। एंड फॉर एग्जाम्पल इन ए गिवन यूनिट of time, a tube current of 200 milliampere is produced by twice as many electrons as a current of 100 milliampere and produced twice as many x-rays। जैसे कि गिवन टाइम में ट्यूब करंट अगर 200 मिलीएम्पियर प्रोड्यूस हो रहा है बाई ट्वाइस मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दोगुने लगभग इलेक्ट्रॉन्स से, तो एज ए करंट ऑफ 100 मिलीएम्पियर से प्रोड्यूस ट्वाइस एज मैनी एक्सरेज। तो 100 मिलीएम्पियर से उसी हिसाब से उसके ट्वाइस मैनी एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे। वेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द थर्मियोनिक इमिशन। एंड द थर्मियोनिक इमिशन क्या है? So the emission of electrons resulting from the absorption of thermal energy, थर्मल एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है कैथोड में, इससे इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसीलिए इसको थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। एंड ए प्योर टंगस्टन फिलामेंट मस्ट बी हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ एटलीस्ट 22 डिग्री सेल्सियस टू एमिट ए यूजफुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थर्मियस। एक जो प्योर टंगस्टन फिलामेंट होता है उसको हीट किया जाना चाहिए टेम्परेचर तक ऑफ एटलीस्ट कम से कम 2200 डिग्री सेल्सियस तक, जिससे कि इमिट हो सके नंबर ऑफ यूजफुल इलेक्ट्रॉन्स या थर्मियंस के। एंड जो टंगस्टन इज नॉट एज इफिशिएंट एंड इमिटिंग मटेरियल एज एलॉयज ऑफ टंगस्टन, और टंगस्टन उतना इफिशिएंट नहीं होता है इमिटिंग मटेरियल के लिए एज एलॉयज ऑफ टंगस्टन, जितना कि जो टंगस्टन के एलॉयज होते हैं, जैसे कि बट इफ इट इज चूजन फॉर एक्सरे ट्यूब्स बिकॉज इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। हमने टंगस्टन को क्यों चूज किया है? क्योंकि ये एक थिन वायर में भी ड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इट हैज़ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 3370 डिग्री सेल्सियस, हैज़ ए लिटिल टेंडेंसी टू वेपराइज, इसमें वेपराइज होने की बहुत कम टेंडेंसी होती है। एंड टंगस्टन फिलामेंट हैज़ ए रीजनेबली लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड टंगस्टन फिलामेंट की रीजनेबली लॉन्ग लाइफ होती है। When current flows through टंगस्टन वायर, जब करंट टंगस्टन वायर से फ्लो होता है और हीट होता है तो इसका एटम्स इट्स एटम्स एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी, जो इसके एटम्स होते हैं थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड फॉर्म ए स्मॉल क्लाउड इन द विसिनिटी ऑफ द फिलामेंट, तो एक स्मॉल क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं इन द विसिनिटी ऑफ द फिलामेंट के चारों तरफ, जिसको स्पेस चार्ज कहते हैं।
उसको स्पेस चार्ज इफेक्ट कहते हैं, जो एक क्लाउड बन जाता है। एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोड्यूस्ड बाय थर्मियोनिक इमिशन ऑल्सो टर्म्ड एज एडिशन इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके आसपास बनता है उस थर्मियोनिक इमिशन के वजह से, उसको एडिशन इफेक्ट भी कहते हैं। एंड सैचुरेशन वोल्टेज क्या है? So if the potential applied across the tube is insufficient to cause almost all electrons to be pulled away from the filament when they are emitted, अगर पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है क्रॉस द ट्यूब में जो कि इनसफिशियंट है टू कॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स टू बी पुल्ड अवे फ्रॉम द फिलामेंट व्हेन दे आर इमिटेड, जबकि वो इमिट होते हैं तो स्पेस चार्ज इफेक्ट होगा। एंड स्पेस चार्ज इफेक्ट कोड of negative charges tends to prevent other electrons from being emitted from the filament। और स्पेस चार्ज जो इफेक्ट है वो क्लाउड बना देगा नेगेटिव चार्ज का टेंस को, जो कि प्रिवेंट करते हैं अदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम बीइंग एमिट होने से फ्रॉम द फिलामेंट्स। एंड अनटिल दे हैव रिक्वायर्ड सफिशिएंट थर्मल एनर्जी to overcome the force caused by the space charge। और जब तक कि उसमें एक सफिशिएंट थर्मल एनर्जी नहीं होगी ओवरकम करने के लिए फोर्स जो कि स्पेस चार्ज से लगता है, तो लिमिट कर देंगे नंबर ऑफ जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लिमिट कर देते हैं एक्स-रे ट्यूब करंट को। सो सैचुरेशन ऑफ वोल्टेज क्या है? इसमें केवीपी पहले बढ़ता है फिर बाद में लगभग स्टेबल हो जाता है, एंड एमए इंक्रीज्ड है। सो स्पेस चार्ज इफेक्ट हो जाएगा बट एक टाइम पे ये लिमिटेड हो जाएगा और ऑटोमेटिक फिलामेंट एडजस्टमेंट हो जाएगा। और जब ये एक टाइम पे लिमिटेड हो जाता है तो इसको सैचुरेशन वोल्टेज कहते हैं। 40 kVp पे होता है। बिलो द सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट के नीचे क्या होता है? द ट्यूब करंट इज लिमिटेड, ट्यूब करंट लिमिट किया जाता है। एंड द स्पेस चार्ज इफेक्ट, स्पेस चार्ज लिमिटेड, तो जब ट्यूब करंट लिमिटेड किया जाता है तो स्पेस चार्ज इफेक्ट होता है एंड स्पेस चार्ज लिमिट हो जाता है। जब केवी बढ़ाते हैं तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है एक्स-रे ट्यूब करंट में, ऑल्दो फिलामेंट हीटिंग इज द सेम, जबकि फिलामेंट्स हीटिंग सेम होती है। सो अबव द सैचुरेशन वोल्टेज के ऊपर द स्पेस चार्ज इफेक्ट हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द एक्स-रे ट्यूब करंट। सैचुरेशन वोल्टेज के ऊपर उसमें कोई स्पेस चार्ज का इफेक्ट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है एक्स-रे ट्यूब करंट से। एंड द ट्यूब करंट इज डिटरमाइंड, जो ट्यूब करंट होता है डिटरमाइंड होता है बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अवेलेबल बाय द हीटेड फिलामेंट्स, जो कि अवेलेबल बाय द हीटेड फिलामेंट्स किए जाते हैं। इमिशन लिमिटेड और टेम्परेचर लिमिटेड, जिसमें इमिशन या टेम्परेचर लिमिटेड होता है। एंड इंक्रीज इन केवी जो होता है वेरी लिटिल चेंज इन ट्यूब करंट होता है। एंड द एम्पियर, सो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, जो इसमें फ्लो होता है 1 कूलम्ब का इलेक्ट्रिसिटी का थ्रू एक कंडक्टर 1 सेकेंड में, उसी को एम्पियर कहते हैं। कूलम्ब क्या है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरीड बाय 6.25 × 10⁸ 18 इलेक्ट्रॉन्स। Therefore, an X-ray tube current of 100 mA 0.1 ampere may be considered as the flow of 6.25 × 10⁷ electrons from the cathode to the anode in 1 second. Electron current across an X-ray tube is in one direction only, always cathode to anode. इलेक्ट्रॉन करंट अक्रॉस एक्स-रे ट्यूब में एक ही डायरेक्शन होती है, सिर्फ कैथोड से एनोड की तरफ। एंड कैथोड फोकसिंग कब?
सो जो फोकसिंग कफ होता है वो सराउंड करता है फिलामेंट को, मेंटेन्ड एट द सेम नेगेटिव पोटेंशियल एज द फिलामेंट, फिलामेंट की तरह इसका भी नेगेटिव पोटेंशियल होता है। एंड सो इट्स इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कॉज द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम टू कन्वर्ज इनटू द टारगेट एनोड इन द रिक्वायर्ड साइज एंड शेप। जो इसका इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होते हैं कॉज करते हैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम को कन्वर्ज करने में ऑन टू द टारगेट की तरफ, टारगेट एनोड की तरफ इन द रिक्वायर्ड साइज एंड शेप में, एंड प्रिवेंट करते हैं बॉम्बार्डमेंट ऑफ ए लार्ज एरिया ऑन द एनोड कॉज्ड बाय म्यूचुअल रिपल्सन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और वो जो एक ही जगह पे एनोड पे बॉम्बार्डमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से, उसको भी ये प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। एंड फोकसिंग कप किसका बना होता है, ये निकल का बना होता है। एंड मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स में बी सप्लाइड विद ए सिंगल और मोर कॉमनली ए डबल फिलामेंट। जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स हैं वो सिंगल या डबल फिलामेंट से पाया जाता है, सप्लाइड होते हैं। एंड इसमें देख सकते हैं फिलामेंट फॉर स्मॉल फोकल स्पॉट ये है, एंड फिलामेंट फॉर लार्ज फोकल स्पॉट, एंड दिस इज द फोकसिंग कफ। ओके, सो वेपोराइजेशन ऑफ द फिलामेंट व्हेन इट इज हीटेड, जब ये हीट किया जाता है तो फिलामेंट बिकम्स टू थिन, फिलामेंट काफ़ी थिन हो जाता है। एंड ब्रेक्स अप एक्ट्स टू शॉर्टेन द लाइफ ऑफ एन एक्सरे ट्यूब, और ये टूट जाता है और एक्ट करता है शॉर्ट करने के लिए लाइफ ऑफ एन एक्सरे ट्यूब को। एंड टंगस्टन इज डिपॉजिटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास वॉल ऑफ द एक्सरे ट्यूब प्रोड्यूसेस ब्रॉन्ज कलर सनबर्न। जो टंगस्टन होता है वो डिपॉजिट हो जाता है इन द इनर सरफेस ऑफ ग्लास वॉल में ऑफ द एक्सरे ट्यूब की, जो कि प्रोड्यूस करता है ब्रॉन्ज कलर सनबर्न को, ब्रॉन्ज कलर के सनबर्न को प्रोड्यूस करता है। एंड दिस टंगस्टन कोट हैज़ टू इफेक्ट्स, इस टंगस्टन कोट में दो इफेक्ट्स होते हैं। फिल्टर द एक्सरे बीम, जो कि फिल्टर करता है एक्सरे बीम को, एंड इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्किंग बिटवीन द ग्लास एंड इलेक्ट्रोड्स एट हायर किलो वोल्टेज वैल्यूज एंड ट्यूब पंक्चर। सो पहला इफेक्ट होता है ये फिल्टर करता है एक्सरे बीम को, और दूसरा इंक्रीज करता है पॉसिबिलिटी ऑफ आर्किंग बिटवीन द ग्लास एंड द इलेक्ट्रोड्स एट हायर किलो वोल्टेज वैल्यूज को। एंड एनोड क्या है, एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सरे ट्यूब, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स ऑफ एक्सरे ट्यूब्स आर टू टाइप्स, स्टेशनरी एंड रोटेटिंग। ये दो टाइप के होते हैं, स्टेशनरी एंड रोटेटिंग। एंड इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कैथोड है, एंड दिस इज द फोकसिंग कफ, एंड दिस इज द फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रीम इन, this is the target and X-rays are produced here, and this is the anode and stationary anode. This consists of a small plate of tungsten target embedded in a large mass of copper. ये इसकी स्मॉल प्लेट होती है टंगस्टन की, टारगेट जिसको कहते हैं, और एम्बेडेड होता है एक लार्ज मास ऑफ कॉपर में। जो टारगेट इसमें 2 to 3 मिलीमीटर थिक होता है, 2 से 3 मिलीमीटर का थिक होता है, एंड स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जो कि मोर देन 1 सेंटीमीटर की डिमेंशन का होता है। एंड एनोड इज़ यूजुअली 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। इसमें एंगल जो होता है एनोड एंगल वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का होता है। एंड टंगस्टन इज चूजन एज द टारगेट मटेरियल फॉर सेवरल रीजन। टंगस्टन को टारगेट मटेरियल के लिए क्यों यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हाई होता है, मोर एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज होता है, एंड विद स्टैंड विद द हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट 3370 डिग्री सेल्सियस होता है। रीजनेबली गुड फॉर द एब्जॉर्प्शन, रैपिड डिसिपेशन ऑफ हीट भी होता है, गुड एब्जॉर्प्शन भी होता है, रैपिड डिसिपेशन ऑफ हीट भी होता है।
However, it cannot withstand with the heat of repeated exposure. हालांकि ये रिपीटेड एक्सपोजर्स की हीट को उतना नहीं सहन कर पाता है, बट द मैसिव कॉपर एनोड एक्ट्स टू, जो मैसिव कॉपर एनोड होता है वो इसकी इंक्रीज कर देता है टोटल थर्मल कैपेसिटी को ऑफ एनोड की। जो टोटल थर्मल कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देता है कई गुना, एंड टू स्पीड इट्स रेट ऑफ कूलिंग, और इसकी जो कूलिंग रेट है उसको भी बढ़ा देता है जो कॉपर ब्लॉक होता है। एंड द एक्चुअल साइज ऑफ टंगस्टन टारगेट इज मच ग्रेटर देन द एरिया बम्बार्डेड बाय द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम। जो एक्चुअल साइज टंगस्टन टारगेट का होता है वो काफ़ी बड़ा होता है देन द बम्बार्डेड बाय द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम से जो बम्बार्ड होता है। एंड बिकॉज कॉपर हैज़ ए रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि कॉपर के पास एक लो मेल्टिंग पॉइंट होती है 1070 डिग्री सेल्सियस, सो द हीट प्रोड्यूस्ड कुड मेल्ट द कॉपर इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द टारगेट। सो कॉपर की क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है तो इस वजह से इस पे टारगेट नहीं किया जाता है। जो बम्बार्डमेंट होता है वो टंगस्टन पे होता है, जबकि हीट कैपेसिटी कॉपर की ज़्यादा अच्छी होती है, इस वजह से ये ठीक होता है। एंड टंगस्टन एंड कॉपर हैव डिफरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑन हीटिंग। टंगस्टन और कॉपर के डिफरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट होते हैं हीटिंग के लिए, एंड इट नीड्स सेटिस्फैक्ट्री बॉन्डिंग, अदरवाइज द टंगस्टन टारगेट वुड पील अवे फ्रॉम कॉपर एनोड। और जो इस पर सेटिस्फैक्ट्री बॉन्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स होते हैं हीट पे, इस वजह से अगर अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हुई तो टंगस्टन टारगेट पील हो जाएगा फ्रॉम द कॉपर एनोड से। एंड रोटेटिंग एनोड ट्यूब, तो जो स्टेशनरी एनोड होता है वो कहाँ यूज़ होता है, डेंटल एक्सरे में यूज़ होता है एंड मोबाइल एक्सरेज में यूज होता है। एंड नाउ द रोटेटिंग एनोड इज यूज टू प्रोड्यूस एक्सरे ट्यूब्स कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग द हीट जनरेटर बाय लार्ज एक्सपोजर। जो रोटेटिंग एनोड होता है वो यूज होता है प्रोड्यूस करने के लिए एक्सरे ट्यूब से, कैपेबल जो है होता है हीट जनरेटेड बाय लार्ज एक्सपोजर्स के लिए। And anode assembly seen in a cross section consists of anode disc 7 to 10 centimeter or more in diameter, a thin molybdenum stem and a blackened copper rotor होता है। इसमें कॉपर का रोटर होता है, थिन मोलिब्डेनम की स्टेम होती है, एंड रोटर जो होता है पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर होता है विच रोटेट्स द टारगेट स्टेम को जो रोटेट करता है। एंड बियरिंग्स इसकी जो होती है लुब्रिकेटेड विद द सॉफ्ट मेटल सच एज सिल्वर से बनी होती हैं। एंड एन एक्सेल होता है जो कि सील्ड होता है इनटू द ग्लास एनवलप विच सपोर्ट्स द टारगेट असेंबली। एक्सेल सील्ड होता है ग्लास एनवलप से जो कि सपोर्ट करता है टारगेट असेंबली को। एंड हियर इज एन picture of rotating anode X-ray tube. So filament in a focusing cup में and support for cathode assembly. This is the disc and glass envelope rotor of induction and anode stem जो कि मोलिब्डेनम का बना हुआ होता है, and this is the stator of induction motor. And anode of a rotating anode tube consists of a large disc of tungsten or alloy of tungsten. इसमें टंगस्टन या रीनियम का एलॉय यूज होता है, बेटर थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स देन प्योर टंगस्टन। जो टंगस्टन और रीनियम होता है मिलके बेटर थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं जो प्योर टंगस्टन से, और डज नॉट रफन विद यूज ऑफ क्विकली, और क्विक यूज से ये रफ नहीं होता है। एंड द टिपिकल डिस्क डायमीटर यूजेस 7500 और 125 मिलीमीटर, 7500 या फिर
125 मिलीमीटर डिस्क डायमीटर्स यूज होती है। एंड डायमीटर ऑफ द टंगस्टन डिस्क डिटरमाइंस द टोटल लेंथ ऑफ टारगेट ट्रैक अफेक्ट्स द मैक्सिमम परमिसिबल लोडिंग ऑफ द एनोड। और इसकी वजह से मैक्सिमम परमिसिबल लोडिंग हो पाती है जो कि टोटल लेंथ ऑफ द टारगेट ट्रैक होती है। द एनोड रोटेट्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3600 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। इसमें जो एनोड होता है 3600 रिवॉल्यूशन आरपीएम पर होता है। एंड यूजिंग सिंगल फेज मेन सप्लाई, और सिंगल फेज मेन सप्लाई यूज करता है। एंड एनी एरिया ऑफ द टंगस्टन डिस्क इज फाउंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम ओनली वंस एवरी 1/60 सेकेंड्स। जो कोई भी एरिया टंगस्टन डिस्क का फाउंड किया जाता है इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम पे, वो केवल 60 सेकेंड में एक बार होता है। एंड ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ टाइम हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द एक्सपोजर कैन बी डिसिपेटेड। एंड ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द टाइम हीट जनरेटेड के टाइम पे, ड्यूरिंग द एक्सपोजर के टाइम पे कैन बी डिसिपेट हो सकता है। एंड हाई स्पीड एनोड्स आर एनर्जाइज्ड विद 3 फेज मेंस। जो हाई स्पीड एनोड्स होते हैं वो 3 फेज मेंस से एनर्जाइज्ड होते हैं। रोटेट्स एट द अबाउट 9000 to 17000 रोटेशन पर मिनट में। एंड टंगस्टन डिस्क हैज़ ए बेवेल्ड एज। टंगस्टन डिस्क में बेवेल्ड एज होती है। द एंगल ऑफ द बेवल में वेरी फ्रॉम 6 to 20 डिग्री से। जो इसमें एनोड एंगल होता है वो 6 to 20 डिग्री होता है। एंड जो स्टेशनरी एनोड में यूज कर रहे थे उसमें 15 to 20 डिग्री यूज हो रहा था। एंड द बेवल इज यूज टू टेक एडवांटेज ऑफ लाइन फोकस प्रिंसिपल। इसमें जो बेवल होता है वो लाइन फोकस प्रिंसिपल का एडवांटेज लेने के लिए होता है। एंड द purpose of rotating anode is to spread the heat producing during an exposure over a large area of the anode while the apparent effective focal spot size remained the same। जो पर्पज होता है रोटेटिंग एनोड का, जो स्प्रेड करने के लिए हीट जो प्रोड्यूस होती है एक एक्सपोजर से एक लार्ज एरिया में, जिससे कि अलग अलग एरिया में इफेक्टिव फोकल स्पॉट जो है उस पे होता रहे और वो उस पर कुछ हीट का इफेक्ट ना पाए। एंड टू मेक द एनोड रोटेट सम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स मस्ट बी ओवरकम। एनोड को रोटेट कराने के लिए कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना पड़ता है, जैसे कि पावर टू द रोटेटिंग एनोड स्टेटर कॉइल्स चाहिए। एंड लैक ऑफ ड्यूरेबल बियरिंग्स की कमी होने पे मेटेलिक लुब्रिकेंट जैसे कि सिल्वर का यूज करना पड़ता है। एंड हीट डिसिपेशन के लिए मोलिब्डेनम का स्टेम यूज किया जाता है। पावरफुल रोटेटिंग एनोड के लिए स्टेटर कॉइल। लैक ऑफ ड्यूरेबल बियरिंग्स के लिए मेटेलिक लुब्रिकेंट्स जैसे कि सिल्वर। एंड हीट डिसिपेशन के लिए मोलिब्डेनम स्टेम। एंड इनर्शिया के लिए शॉर्ट स्टेम यूज करते हैं यूजिंग 2 sets ऑफ बियरिंग। एंड जो कि डिक्रीज करता है एनोड वेट को बाय यूजिंग एन एनोड मेड ऑफ मोलिब्डेनम लाइटर देन टंगस्टन, जो कि लाइटर होता है देन द टंगस्टन, प्लस टारगेट मेड ऑफ टंगस्टन रिनियम एलॉय। और ये टंगस्टन रिनियम एलॉय का भी बना होता है जो कि इनर्शिया को प्रिवेंट करता है। रफनिंग एंड पिटिंग ऑफ एनोड सरफेस, जो कि विच increased by the target scatter and X-ray absorption in target itself. So target made up of tungsten uranium alloy anode discs with grooves on the target surface and coating the black of anode disc with black substance like carbon. And how the anode cools, एनोड कैसे कूल करता है। So heat produced on the focal track conducted quickly and stored temporarily in the anode। जो
हीट प्रोड्यूस होती है फोकल ड्राइव पे, वो कंडक्ट होती है क्विकली, स्टोर की जाती है टेम्परेली इन द एनोड डिस्क में, ट्रांसफ़र की जाती है बाय रेडिएशन टू द इंसुलेटिंग ऑयल में, स्टोर टेम्परेली देन ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन to the housing and lost by radiation by fan assisted convection through the surrounding air से। एंड जो मॉलिब्डेनम स्टेम होता है सफिशिएंटली लॉन्ग एंड नैरो होता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज कंडक्टेड टू द रोटर, जो कि रोटर तक कंडक्ट होता है, सो दैट इट इज़ नॉट इन डेंजर ऑफ ओवर हीटिंग, जिसकी वजह से वो ओवर हीटिंग के डेंजर में नहीं होता है। एंड हीट रेडिएशन इज प्रमोटेड बाय ब्लैकनिंग द एनोड असेंबली, जो हीट रेडिएशन होता है वो प्रमोटेड होता है बाय द ब्लैकनिंग ऑफ एनोड असेंबली एंड हाई पावर ट्यूब्स यूज्ड इन सिटी एंड एंजियोग्राफी पंप द ऑयल थ्रू एक्सटर्नल हीट एक्सचेंजर, जो हाई ट्यूब्स पावर ट्यूब्स होती है सिटी एंजियोग्राफी में, उसमें ऑयल यूज किया जाता है हीट एक्सचेंज के लिए। And grid controlled X-ray tubes. So the conventional X-ray tubes contains two electrodes, cathode and electrode. The grid controlled X-ray tubes has third electrode control the flow of electrons from the filament to the target. जो कन्वेंशनल एक्सरेज ट्यूब्स होती हैं उनमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड एंड एनोड। जो ग्रिड कंट्रोल ट्यूब होती हैं जो थर्ड इलेक्ट्रोड होता है, कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फिलामेंट टू द टारगेट, फिलामेंट से टारगेट तक है। जो थर्ड इलेक्ट्रोड होता है वो होता है फोकसिंग कप दैट इज सराउंड्स द फिलामेंट, जो कि फिलामेंट के सराउंड होता है। And in the conventional X-ray tubes, a focusing cup is electrically connected to the filament. जो conventional X-ray tube होता है उसमें focusing cup electrically connected होता है filament से। And in the grid control tube, the focusing cup is electrically negative relative to the filament. जो grid control tube होती है उसमें focusing cup electrically negative होती है relative to the filament से। And the voltage across the filament, the voltage across the filament grid produces an electric field along the path of the electron beam। जो voltage across the filament होता है grid produces an electron field, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम में एंड पुश करती है इलेक्ट्रॉन इवन क्लोजर टुगेदर। देन इफ द वोल्टेज इज लार्ज इनफ तो the tube current may be completely pinched off, act like a on and off switch for the current tube and used in cinephluorography। जो फ्लोरोग्राफी में यूज होता है, सिनेफ्लोरोग्राफी में यूज होता है ग्रिड कंट्रोल्ड एक्सरे ट्यूब्स एंड ट्यूब सील्डिंग एंड हाई वोल्टेज केबल्स। So X-rays are emitted with equal intensity in every direction from the target. In addition, the X-rays are scattered in all directions. X-rays all directions में scattered होती हैं following collisions with various structures in and around the tube। वो कई सारी structures में ट्यूब में और ट्यूब के अराउंड scattered होती हैं। And the tube housing is lined with the lead except a plastic window through which useful X-ray beams emerge। So जो ट्यूब हाउसिंग होती है वो लेड से बनी होती है एक्सेप्ट जो ट्यूब विंडो होती है जिससे कि एक्सरेज बीम एमर्ज होती हैं एंड एब्जॉर्ब होती हैं एब्जॉर्ब करती हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्सरेज को दैट वुड अदरवाइज प्रोड्यूस ए हाई इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन around the tube के around and needless exposure of patients and personnel plus excessive film fog echo and effectiveness of the tube housing in limiting leakage radiation must meet the specification list in the National Council of Radiation Protection and Measurement। इसका फुल फॉर्म
ये है, एन इसका स्मॉल में है NCRP। यह एक रेगुलेटरी बॉडी है एंड जो कि कहती है द लीकेज रेडिएशन measured at a distance of 1 meter from the source shall not exceed 100 milliroentgen in 1 hour। जो लीकेज रेडिएशन होता है, मेजर होता है एक डिस्टेंस में 1 मीटर में फ्रॉम द सोर्स से, वो 100 मिलीरोंजन से ज़्यादा 1 घंटे में नहीं होना चाहिए। व्हेन द ट्यूब इज ऑपरेटेड एट इट्स, जबकि ट्यूब ऑपरेट हो रही है एट इट्स मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम ट्यूब पोटेंशियल, मैक्सिमम ट्यूब करंट होना और मैक्सिमम ट्यूब पोटेंशियल है, तब 1 घंटे में 100 मिलीरोंजन से ज़्यादा 1 मीटर की डिस्टेंस के लिए लीकेज रेडिएशन नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा है? द नेशनल काउंसिल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट्स ने कहा। एंड अनदर फंक्शन ऑफ ट्यूब हाउसिंग, ट्यूब हाउसिंग का दूसरा काम क्या है? मिनरल ऑयल अराउंड द ट्यूब provides shielding for the high voltage and prevents short circulating between the grounding wires and the tube। ये मिनरल ऑयल अराउंड द ट्यूब रखती है एंड प्रोवाइड करती है शील्डिंग फॉर द हाई वोल्टेज के लिए एंड प्रिवेंट करती है शॉर्ट सर्कुलेटिंग बिटवीन द ग्राउंडिंग वायर्स एंड ट्यूब्स के बीच में। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्यूब एंड जनरेटर डिज़ाइन, जो ट्यूब एंड जनरेटर डिज़ाइन के अदर एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं वो है ग्लास इंसर्ट इज इमर्स्ड इन ऑयल। ग्लास इंसर्ट जो होता है वो इमर्स्ड होता है ऑयल में, जो कि है एक कन्वर्ट्स हीट को कन्वर्ट करती है अवे फ्रॉम द ट्यूब से, एंड दूसरा एक्ट एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर फॉर द ट्यूब। जो ग्लास इंसर्ट होता है ऑयल में, पहला तो वो हीट को ट्यूब से दूर करता है और दूसरा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरीके से काम करता है। एंड द हाई टेंशन एंड द फिलामेंट ट्रांसफार्मर्स आर कंटेन्ड इन ऑयल फिल्ड अर्थ मेटल टैंक। जो हाई टेंशन और फिलामेंट ट्रांसफार्मर होते हैं वो ऑयल फिल्ड अर्थ मेटल टैंक में होते हैं, कंटेन करते हैं, कनेक्टेड टू द ट्यूब हाउसिंग बाय ए पेयर ऑफ हाईली इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल केबल। और ये कनेक्टेड होते हैं ट्यूब हाउसिंग से एक पेयर से जो कि हाईली इंसुलेटेड होती है, फ्लेक्सिबल केबल्स होती हैं। डेंटल एक्सरे ट्यूब हैज़ लो पावर्ड स्मॉल स्टेशनरी एनोड ट्यूब। जो डेंटल एक्सरे ट्यूब होती है वो लो पावर की होती है और स्मॉल होती है, स्टेशनरी एनोड ट्यूब होती है। एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सरे ट्यूब क्या क्या होती हैं? देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स इन द इमेजिंग विद एक्सरेज। द डोज ऑफ रेडिएशन डिलीवर टू द पेशेंट, एक्सरे का रेडिएशन डोज लगना ही लगना है, एंड द हीट विच इनएविटेबली एक्कम्पनाइज द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। जो हीट होती है वो क्या इनएविटेबल है, एक्कम्पनाई करती है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे को, हीट भी होनी है। And if heat accumulate in the X-ray tube, then it will shorten or damage the tube। तो जो हीट है वो या तो ट्यूब को लाइफ को शॉर्ट कर देगी या तो डैमेज कर देगी। एंड नाउ द लाइन फोकस प्रिंसिपल। सो द actual focal spot is the area of tungsten target bombarded by the electrons from the cathode। जो एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है वो एरिया ऑफ टंगस्टन होता है जो कि बम्बार्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा कैथोड से जो आते हैं। एंड द एरिया ओवर विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, जो एरिया होता है जिसपे हीट प्रोड्यूस होती है, एंड विच डिटरमाइंस द ट्यूब रेटिंग, और जो ट्यूब रेटिंग को डिटरमाइन करता है। एंड द साइज एंड द शेप ऑफ फोकल स्पॉट आर डिटरमाइंड बाय द साइज एंड शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रीम व्हेन इट हिट्स इन द एनोड। जो साइज एंड शेप ऑफ द फोकल स्पॉट होता है वो किस हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है? साइज एंड शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम के हिसाब से जो कि हिट करते हैं एनोड को। एंड द साइज एंड शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम आर डिटरमाइंड बाय 1। जो
साइज एंड शेप किस हिसाब से डिटरमाइन किए जाते हैं? सो डिमेंशन ऑफ द फिलामेंट टंगस्टन वायर कॉइल के हिसाब से जो डिमेंशन होती है फिलामेंट टंगस्टन वायर कॉइल, उसके हिसाब से साइज एंड शेप इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम की डिटरमाइन की जाती है। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोकसिंग कप ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लेंस, फोकसिंग कप को इलेक्ट्रॉन लेंस भी कहते हैं। उसके साथ एंड द पोजीशन ऑफ द फिलामेंट इन द फोकसिंग कप, फोकसिंग कप में फिलामेंट के पोजीशन के हिसाब से भी स्ट्रीम इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम का साइज एंड शेप डिटरमाइन होता है। एंड हियर इज द इमेज ऑफ द इफेक्टिव फोकल एरिया and actual focal area. Electron stream is coming from here and this is how it would look like. And the problems posed by, क्या क्या problems होती हैं? So the need for a large focal spot to allow greater heat loading. बड़ा फोकल स्पॉट हमें क्यों चाहिए? जिससे कि ये हीट लोडिंग को कर सके। एंड द कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स फॉर ए स्मॉल फोकल एरिया टू प्रोड्यूस गुड रेडियोग्राफिक डिटेल। बट अगर इस फोकल स्पॉट स्मॉल होगा तो उसमें गुड रेडियोग्राफिक डिटेल्स मिलेंगी, उससे अच्छा हमारा इमेज मिलेगा। एंड एज लार्जर फोकल स्पॉट जितना बड़ा होगा, एरिया विल लीड टू ब्लरिंग ऑफ द इमेज, जियोमेट्रिकल ब्लरिंग। एंड उतना ही बड़ा फोकल एरिया होगा जो कि लीड करेगा ब्लरिंग ऑफ द इमेज को, जियोमेट्रिकल ब्लरिंग को। इसी हिसाब से होता है। एंड द लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या है? द सरफेस ऑफ द टारगेट इज इंक्लाइंड सो दैट इट फॉर्म्स एन एंगल विद द प्लेन जो टू इंसिडेंट बीम। जो सरफेस होता है टारगेट का वो इस तरीके से इंक्लाइन होता है जिससे कि बना सके एक एंगल बिटवीन द प्लेन एंड जिससे कि इंसिडेंट बीम के बीच में। एंड हियर इट इज कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम है एंड यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है इस हिसाब से। एंड एपरेंट फोकल स्पॉट ये है। सो यहाँ से फोकल स्पॉट साइज मेजर किया जा सकता है। एंड 20 डिग्री एनोड एंगल है। सो जो टारगेट एनोड एंगल होता है वो 6 to 20 डिग्री होता है। इफ़ इट इज़ 17 डिग्री एंड द इफेक्टिव फोकल स्पॉट इज 1/1 millimeter, the actual focal spot must be 4/1 millimeter. अगर इफेक्टिव फोकल स्पॉट 1/1 मिलीमीटर है तो एक्चुअल फोकल स्पॉट 4/1 मिलीमीटर होना चाहिए। एंड द एंगुलेशन मेक्स द इफेक्टिव और अपेरेंट फोकल स्पॉट। जो एंगुलेशन होता है वो इफेक्टिव और अपेरेंट फोकल स्पॉट को बनाता है। सो BC for shortened and is considerably smaller than that of actual focal spot and square in shape. तो ये छोटा किया जाता है एंड कंसिडरेबली स्मॉलर होता है देन द दैट ऑफ एक्चुअल फोकल स्पॉट से एंड इज स्क्वायर इन शेप में स्क्वायर के साथ होता है। एंड दिस मेक्स द फोकल स्पॉट ब्लरिंग स्मॉल एंड फिक्स्ड वट एवर ओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। सो द इफेक्टिव फोकल स्पॉट वेरीज अक्रॉस द फिल्म। इफेक्टिव फोकल स्पॉट जो होता है वो फिल्म के क्रॉस वेरी करता है, एलोंगेटेड फ्रॉम द कैथोड साइड ऑफ द फिल्म, कैथोड साइड ऑफ द फिल्म से, एंड कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एनोड साइड, एनोड साइड से कॉन्ट्रैक्टेड होता है। एंड एंगल जो होता है थीटा होता है, एंगल बिटवीन सेंट्रल रे एंड द टारगेट फेस। ये एंगल क्या होता है? बिटवीन द सेंट्रल रे एंड द टारगेट फेस के बीच में। एंड द साइज ऑफ द प्रोजेक्शनल फोकल स्पॉट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द एनोड। जो साइज ऑफ द प्रोजेक्टेड फोकल स्पॉट होता है
वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द एनोड के। एंड द स्मॉलर द एंगल ऑफ द एनोड, जितना एनोड का एंगल छोटा होगा उतना ही छोटा अपरेंट फोकल स्पॉट होगा। एंड here it looks like this. And take care, the steeper the target for the same actual focal spot and target heat rating, the smaller the effective focal spot. जितना स्टीपर होगा टारगेट फॉर द सेम एक्चुअल फोकल स्पॉट के लिए, टारगेट हीट रेटिंग के लिए, स्मॉलर द इफेक्टिव फोकल स्पॉट, स्मॉलर ही इफेक्टिव फोकल स्पॉट होगा। एंड द स्टीपर द टारगेट फॉर द सेम इफेक्टिव फोकल स्पॉट, सो लार्जर द एक्चुअल फोकल स्पॉट एंड टारगेट हीट रेटिंग्स। एंड द स्टीपर द टारगेट, so the narrower the useful X-ray beam and smaller the field covered. So जितना नैरो होगा यूजफुल एक्सरे बीम एंड जितना स्मॉलर होगा एक फील्ड कवर्ड। सो सेम न्यूवर 0.3 मिलीमीटर फोकल स्पॉट ट्यूब्स में यूज इन एन एनोड एंगल ऑफ 6 डिग्री। अगर 6 डिग्री का एनोड एंगल यूज कर रहे हैं तो उसमें फोकल स्पॉट 0.3 मिलीमीटर का हो सकता है। एंड देयर इज ए लिमिट टू विच द एनोड एंगल कैन बी डिक्रीज एज डायरेक्टेड बाय द हील इफेक्ट। हील इफेक्ट के हिसाब से एक लिमिट होती है एनोड एंगल को कम या ज़्यादा करने की, द पॉइंट ऑफ एनोड कट ऑफ की। एंड एक MCQ आया हुआ है, फॉर जनरल डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी डन एट 40 इंचेस पे फोकस फिल्म डिस्टेंस 1 मीटर है एंड द एनोड एंगल इज यूजुअली नॉट स्मॉलर देन 15 डिग्री। सो एनोड एंगल जो होता है 15 डिग्री से स्मॉलर नहीं होगा। अगर जनरल रेडियोग्राफी कर रहे हैं तो 40 इंच या फोकस फिर FFD 1 मीटर है तो एनोड एंगल 15 डिग्री से स्मॉल नहीं होगा। एंड फोकल स्पॉट साइज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द एपरेंट, जो फोकल स्पॉट साइज होता है एक्सप्रेस किया जाता है टर्म्स में एपरेंट और प्रोजेक्टेड फोकल स्पॉट में। साइज ऑफ इज वुड बी 0.3, 0.6 एंड 1 एंड 1.2 मिलीमीटर आर कॉमनली इम्प्लॉयड। जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं 0.3, 0.6, 1 एंड 1.2 मिलीमीटर के फोकल स्पॉट साइज हम लोग यूज़ करते हैं। And usually an X-ray tube has 2 filaments and 2 focal spots of different size के 2 filament and 2 focal spot यूज होते हैं X-ray tube में, which are selected from one control panel, जो कि एक कंट्रोल पैनल से सिलेक्ट होते हैं। एंड द स्मॉलर फोकल स्पॉट इज सिलेक्टेड वेयर स्मॉल फील्ड आर नीडेड। स्मॉलर फोकल स्पॉट जो होता है वो जब हमें स्मॉल फील्ड चाहिए होता है तब हम लोग सिलेक्ट करते हैं। एंड फॉर बेटर रिजोल्यूशन इन मैमोग्राफी एंड जो स्मॉलर होता है वो बेटर रिजोल्यूशन के लिए यूज होता है मैमोग्राफी में एंड इन सीनियर रेडियोग्राफी में विद ए स्मॉल फील्ड इमेज इंटेंसिफायर, इसमें स्मॉल इमेज इंटेंसिफायर होता है। एंड द लार्जर वन फॉर थिकर पार्ट्स, जो बड़ा होता है फोकल स्पॉट वो थिकर पार्ट्स के लिए होता है ऑफ द बॉडी वेयर ए ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज इज नीडेड, जहाँ पे एक्सरेज की ज़्यादा इंटेंसिटी की ज़रूरत होती है इन जनरल रेडियोग्राफी में यूज करते हैं, जैसे कि लार्ज फिल्म्स के लिए। सो जो फोकल स्पॉट्स के साइजेस होते हैं वो लगभग ये हैं। मैक्रो रेडियोग्राफी में जो हम मैक्रो मैमोग्राफी में यूज करते हैं 0.1 मिलीमीटर का जो स्मॉलेस्ट है, मैमोग्राफी में 0.3 मिलीमीटर का, मैक्रो रेडियोग्राफी में 0.3 मिलीमीटर का, रेडियोग्राफर में 0.6 से 1.2 मिलीमीटर का एंड फ्लोरोस्कोपी में भी 0.6 मिलीमीटर का फोकल स्पॉट यूज किया जाता है। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेबल है, दिस शुड बी रिमेम्बर्ड। एंड so there is an MCQ more. So X-ray output does not depend on the focal size, only sharpness and effective field do। जो एक्सरे आउटपुट होता है वो फोकल साइज पे डिपेंड नहीं करता है, केवल शार्पनेस एंड इफेक्टिव फील्ड उस पर डिपेंड करता है।
इफेक्टिव फील्ड ऑफ व्यू। एंड मेजरमेंट ऑफ द इफेक्टिव फोकल स्पॉट कैसे करते हैं? देयर आर टू प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ मेजरिंग द इफेक्टिव फोकल स्पॉट। इफेक्टिव फोकल स्पॉट को मेजर करने के दो प्रिंसिपल मेजरिंग के हैं मेथड्स हैं। नंबर 1 पिन होल कैमरा मेथड, जो कि ऐसे दिखता है D1 and D2, and this is the pinhole and effective focal spot, and here is the image of effective focal spot, and this consists of a hole drilled in a disc of heavy metal. Hole drilled in a disc of heavy metal such as gold incorporated in a lead sheet. And इसमें must be positioned halfway between the focal spot and the film. इसमें जो halfway between the focal spot and film के बीच में रखना है. And the pinhole is may be positioned closer to the tube anode than to the cassette. जो pinhole है वो पोजीशन की जाती है ट्यूब एनोड के क्लोज एंड द कैसेट से. फिर मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द इफेक्टिव फोकल स्पॉट ली जाती है. नोइंग द मैग्नीफिकेशन इनेबल्स द ट्रू साइज ऑफ द इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज कैन बी कैलकुलेट. इस हिसाब से किया जाता है. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अलाइन द प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रल बीम ऑफ द एक्सरे ट्यूब एक्यूरेटली. और ये इम्पॉर्टेंट होता है टू अलाइन द पिन होल टू द सेंट्रल बीम of the X-ray tube accurately, and the pinhole must be several times smaller than the focal spot size. जो पिन होल होता है वो कई गुना छोटा होना चाहिए देन द फोकल स्पॉट साइज से. अगर पिन होल 0.03 मिलीमीटर का है फॉर द फोकल स्पॉट बिलो 1 मिलीमीटर के लिए, 0.008 मिलीमीटर का अगर पिन होल है तो फोकल स्पॉट साइज होना चाहिए 1 से 2.5 मिलीमीटर का. Although X-ray diverges in all directions from each point on target, only one of them passes through the pinhole and it produces a dot of blackening on the film. क्योंकि एक्सरेज डाइवर्ज होती हैं सभी डायरेक्शंस में, तो जो पॉइंट होता है टारगेट का वहाँ पे जब उसको रखते हैं तो केवल एक जो पास होती है उस पिन होल से, सो ये प्रोड्यूस करती है एक डॉट ब्लैकनिंग की फिल्म में, एक डॉट सी पता चलती है. एंड नोटिस करना है कि पिन होल साइज ऑफ 0.3 मिलीमीटर इज वेरी स्मॉल, सो स्पेशल इक्विपमेंट्स आर नीडेड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट. तो इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की नीड होती है इसके मेजरमेंट के लिए. इंटेंसिटी इज मोर टुवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ द फोकल स्पॉट. फोकल स्पॉट की पेरीफेरी की तरफ इंटेंसिटी ज़्यादा होती है. एज बैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉमनेस्ट पैटर्न दो अनडिजायर्ड, ये कॉमन पैटर्न होता है जबकि ये अनडिजायर्ड होता है. सो हियर वी कैन सी द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द पिन होल. दिस इज द ट्यूब एक्सिस. सो द रिजल्टिंग इमेज shows shape and the size of the effective focal spot. Density patterns represents intensity distribution and any lack of the uniformity is shown and reveals any extra focal एक्स रेडिएशन विच डिग्रेड्स इमेज. और ये रिवील करती है यानी एक्स्ट्रा फोकल एक्स रेडिएशन को जो डिग्रेड कर सकता है इमेज को. और स्टार टेस्ट टूल भी एक होता है मेथड जिससे इस चेक कर सकते हैं. दिस टेक्निक इज़ यूज्ड इन मेजरिंग फोकल स्पॉट लेस देन 0.3 मिलीमीटर. और जो ये होती है मेथड ये यूज किया जाता है फोकल स्पॉट अगर 0.3 मिलीमीटर से कम का है. सो a star test tool comprise a number of tapered spokes of lead mounted on a perspex disc. एक perspex disc में spokes होते हैं lead mounted and this is mounted part way between the film and tube, not in the contact with the film.
और ये फिल्म के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। एंड एक्सपोजर प्रोड्यूसेस ए मैग्नीफाइड एंड अनशार्पेन इमेज ऑफ द स्टार शोज फॉलोइंग फीचर, जिसमें रिंग और ब्लरिंग शो होती है। डायमीटर ऑफ रिंग इज यूज टू कैलकुलेट द इफेक्टिव फोकल स्पॉट एंड आउटसाइड द रिंग ए शार्प नेगेटिव इमेज इज प्रोड्यूस। रिंग के बाहर एक शार्प नेगेटिव इमेज प्रोड्यूस होती है। एंड पैराडॉक्सिली इनसाइड द रिंग देयर इज ए पॉजिटिव एंड शार्प इमेज ऑफ स्पोक। और पैराडॉक्सिली जो इनसाइड रिंग के होती है पॉजिटिव एंड शार्प इमेज ऑफ स्पोक प्रोड्यूस होती है। एंड measurement of effective focal spot with a star test tool. The star test tool ये A है and B image with a blurring diameter. And now blooming is the unwanted increase in focal spot size which occurs when blooming क्या है unwanted focal increase of focal spot size में which occurs when the tube is operated at high milliampere है। जब हाई MA पे ट्यूब को ऑपरेट करते हैं तो ब्लूमिंग के चांसेस होते हैं, जिसमें फोकल स्पॉट का साइज अनवांटेड तरीके से बढ़ जाता है। occurs because of the negative charge of the focusing cup is less effective, so electrons emitted from the filament are not well focused and रेगुलर बीम में फोकस नहीं होते हैं, हिट करते हैं एक लार्ज एरिया को और लार्ज एरिया को जो कि सिर्फ एक फोकल स्पॉट पे नहीं करते हैं, उसके अगल बगल भी आसपास भी हिट करते हैं। एंड इट अकर्स पर्टिकुलरली एट लो केवी एंड वैल्यूज विद द स्मॉल फोकल स्पॉट्स। इसमें लो केवी होता है लेकिन हाई MA होता है, स्मॉल फोकल स्पॉट के साथ ही ये होता है। एंड रिगार्डिंग फोकल स्पॉट, द फोकल स्पॉट साइज कैन लिमिट द स्पेशियल रिजोल्यूशन। जो फोकल स्पॉट साइज होता है वो स्पेशियल रिजोल्यूशन को लिमिट कर सकता है। एंड जियोमेट्रिक अनशार्पनेस को डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सोर्स टू डिटेक्टर डायरेक्शन। और जो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस होती है वो डिपेंड करती है लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सोर्स टू डिटेक्टर डायरेक्शन में। एंड द रिजोल्यूशन इम्पैक्ट ऑफ द फोकल स्पॉट, रिजोल्यूशन इम्पैक्ट ऑफ द फोकल स्पॉट इंक्रीजेज विद द जियोमेट्रिक मैग्नीफिकेशन। जो रिजोल्यूशन इम्पैक्ट होता है फोकल स्पॉट का वो इंक्रीज होता है जियोमेट्रिक मैग्नीफिकेशन के साथ, जैसे कि इंक्रीजिंग डिस्टेंस विद द ऑब्जेक्ट एंड फिल्म डिटेक्टर इफ FFD इज फिक्स्ड। अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड फिल्म और डिटेक्टर, अगर FFD फिल्म इज फिक्स है। Thus, a small focal spot is desired in order to optimize spatial resolution. अगर स्पेशियल रिजोल्यूशन अच्छा चाहिए तो एक स्मॉल फोकल स्पॉट डिजायर्ड होता है। द फोकल स्पॉट साइज ऑल्सो सेट्स द अपर लिमिट्स ऑन, जो फोकल स्पॉट साइज होता है वो सेट करता है अपर लिमिट्स ऑन द एक्सरे ट्यूब करंट और आउटपुट रेट हीट लोडिंग को। इफ एन एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेटिंग एट इट्स इंस्टेनियस पावर लिमिट, डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द फोकल स्पॉट विल रिक्वायर ए डिक्रीज इन ट्यूब करंट रेडिएशन आउटपुट। अगर एक एक्सरे ट्यूब ऑपरेट हो रही है एक इंस्टेनियस पावर लिमिट में तो ये डिक्रीज करेगी साइज ऑफ द फोकल स्पॉट को, जो कि रिक्वायर होगा एक डिक्रीज इन द ट्यूब करंट में रेडिएशन आउटपुट में। देयर इज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पेशियल रेजोल्यूशन due to the size of the focal spot and image noise in a fixed exposure time due to the decreased X-ray intensity and imaging time। एक ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन स्पेशियल रेजोल्यूशन के बीच में और ड्यू टू साइज ऑफ फोकल स्पॉट एंड इमेज नॉइस की वजह से इन ए फिक्स्ड एक्सपोजर टाइम में ड्यू टू द decreased X-ray intensity and imaging time।
So uniformity of the X-ray beam, we will continue from here in the next lecture, because it's high time today. So thank you.